हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंचम पांडे और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चूँकि ये पहला वीडियो है इस चैनल का, तो इस चैनल का मैं पर्पस बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो इस चैनल का पर्पस है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थॉरो एक रिसर्च करेंगे और स्टडी करेंगे, जिससे आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज वो काफ़ी अच्छा हो जाए बेसिक से। तो हम आर्टिकल वाइज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 1 टू अभी 468 के आसपास हैं। तो वो कोशिश करेंगे लास्ट तक ले जाने की। और वो अगर नहीं हो पाया तो कम से कम इम्पोर्टेंट आर्टिकल समझ जाएँगे, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि डे टू डे बिज़नेस में गवर्नमेंट के अगर पार्लियामेंट के सेशन वगैरह होता है तो उसमें आर्टिकल्स थोड़े से रहते हैं हौच-पौच, और या फिर कोई जुडिशियल जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो उसमें आर्टिकल्स थोड़े ज़रूरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्पस तो आपको पता चल ही गया होगा हमारी टीम का। और फ्यूचर में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड और इन फ्यूचर हम हिस्ट्री से भी रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ में इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि इवोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हुआ। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, तो जैसे आप लोग को पता है कि ब्रिटिशर छोड़ के गए तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि ब्रिटिशर आए कैसे और कब आए। तो आगे की स्लाइड्स में मैंने डिस्कस करके रखा है कि ब्रिटिशर आए कब। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1600 मेंशन है। 1600 में ब्रिटिश इंडिया में आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। तो आपके मन में एक ये सवाल भी आया होगा कि एक प्राइवेट कंपनी कैसे किसी कंट्री पे एक्सेशन कर सकती है और उसके ज़मीन को अपना सकती है, या फिर रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर सकती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चला सकती है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आज के क्षेत्र में लेना चाहूँगा कि जैसे अभी गूगल ज़्यादा यूज में है, तो गूगल के पास हमारा कितना डेटा है, अमेज़न के पास हमारा कितना डेटा है। वो तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वो अमेरिका की कंपनी है। तो वो अगर चाहे तो हमारे डेटा से हमको मैनिपुलेट कर सकती है और हमारा बहुत सारा चीज़ ले सकती है, जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट, ये अगर वो चाहे तो। ऐसे तो आज के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो हो सकता है इन एक्सट्रीम केसेस। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की आई थी। इनको एक्सक्लूसिव राइट मिला था। एक्सक्लूसिव मीन्स सिर्फ इसी को राइट मिला हुआ है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अगर आप पढ़ेंगे उसमें और एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भी आपको पता चल जाएगा। एक्सक्लूसिव राइट इनको मिला था क्वीन एलिजाबेथ से कि आप इंडिया में जाइए और ट्रेड कीजिए, और सिर्फ आप ही ट्रेड करेंगे। तो इनका बहुत इन्होंने मतलब शुरू में टेरिटरी एक्वायर किया। शुरू में इन्होंने कोलकाता में अपना फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफिकेशन मीन्स मतलब जैसे कि मान के चलिए कि कोलकाता में दीवान उस समय राज कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने लगे, तो वो फोर्टिफाई करने लगे। फोर्टिफाई मीन्स पूरी तरह से जैसे राजा महल नहीं बनाते, वैसे वो लोग बनाने लगे थे। तो एक तरह से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई 2 गेस्ट आए और वो लोग आपस में लड़ने लगे, आपस में आपके रूम के बीच में एक ईंटे की दीवार बना दी और बोली कि ये दीवार, ये इस साइड का दीवार का इस साइड का पार्ट मेरा है, इस साइड का पार्ट मेरा है। तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों आपस में लड़ रहे थे कि इंडिया में ये पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा है। तो इसी पे लड़ाई हो रही थी, और इनसे ऑफ कोर्स है कि दीवान को तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि उनके ज़मीन पे हो रहा था, बंगाल में हो रहा था ये। तो वो उनको रास नहीं आया, और ये बैटल ऑफ प्लासी के रूप में 1757 में हुआ, और उसके बाद से कंट्रोल ब्रिटिशर के हाथ में चला गया और ब्रिटिशर अपना पपेट दीवान वहाँ पे बैठाते रहे। एक बात मैं आपको ये भी डू यू नो सेक्शन में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा या फिर नहीं भी होगा, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी 1756 में, जिसमें 120 से 25 ब्रिटिशर्स मारे गए थे, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही रूम में बंद कर दिया गया था। 140 प्लस ब्रिटिशर्स को एक ही रूम में बंद कर दिया गया था दीवान के द्वारा, जिसमें से 123 इन द प्रिसाइज मैनर मर गए थे और 20-23 बचे थे। ये काफ़ी बड़ी मतलब उस समय की घटना थी। और उसके बाद ही रॉबर्ट क्लाइव उनको साउथ इंडिया से यहाँ पे बुलाया गया और उन्होंने हमला किया, और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी वो जीते। उसके बाद बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ हो गया, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1761 में। 1761 या मैं शायद बुला रहा हूँ, 1764 हो सकता है वो। 1764 में उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता। उसके बाद 1765 में दीवानी राइट्स उनके हाथ में चली गई। ये सब लड़ाई लड़ने में कंपनी के ऊपर एक डेट भी आ गया था। उस समय के हिसाब से 1 मिलियन पाउंड्स का डेट इनके ऊपर था, और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगा था कि इनको ये लोन दिया जाए ताकि ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे समझी कि ये कंपनी थोड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है और वॉर्स लड़ रही है, जबकि ये सिर्फ ट्रेड करने गई थी, और ये वॉर कैसे लड़ सकती है, ये किसी एरिया को एडमिनिस्टर कैसे कर सकती है। तो उन्होंने इस पे पाबंदी लगाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट्स लाए। वही रेगुलेटिंग एक्ट्स हम आज पढ़ेंगे। और बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स आए हैं, लेकिन आप लोगों को मेन ज़रूरी है, जैसे इस चार्ट में दिखाया गया है कि अंडर कंपनी रूल मीन्स कंपनी के हाथों में इस समय सारा एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सारा इसी में था।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेट 1773 से 1858 है, जबकि प्रिसाइज़ यहाँ पे होना चाहिए था 1765 से 1858। 1858 इसलिए क्योंकि जब 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई हमारी, उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच ली कि यहाँ पे अब शासन करना एक कंपनी के बस की बात नहीं है, एटलीस्ट एक कंपनी के बस की बात नहीं है, तो ये क्राउन रूल के अंडर आ जाएगा। और उसके बाद से क्राउन मतलब ब्रिटिश की जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो राज की 1947 तक। उसके बाद इंडिया को आज़ादी मिली काफ़ी संघर्षों के बाद। तो रेगुलेटिंग एक्ट्स के बारे में हम आज पढ़ते हैं। आज ये पहला पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए पहले पार्ट में हम कंपनी रूल के बारे में देखेंगे। 1773 से 1858 के अंदर काफ़ी डिफरेंट एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1765 में जब दीवानी राइट मिला, जैसे कि आपको बता दिया है, उसके बाद काफ़ी लीगल फ्रेमवर्क्स इसमें आए ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करने के लिए। ये सब तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ, तो सीधे एक्ट के चलते हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का, क्योंकि इससे पहले वो प्योरली एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसका जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो जिसका हक में ज़्यादा शेयर्स रहेगा वही उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। इस एक्ट ने सबसे पहला रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इट मीन्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डे टू डे में जो लॉ इन्फोर्स किया जा रहा है कंपनी के द्वारा बंगाल के लोगों पे, और जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि वो रूल कर सकें फॉर द लॉन्ग टाइम, ये फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाना कि हाँ, पूरी तरह से कंट्रोल में कोलकाता अब इन लोगों के आ गया है। और ये पहला एक्ट था जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, वो आप लोग को याद करने होंगे, क्योंकि ये एक्ट्स के इतने मेन फीचर्स हैं कि यहीं से फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिश रूल का। इसके बाद से 200 सालों तक, लगभग 200 टू बी प्रिसाइज 190 ईयर्स। सबसे पहला यहाँ का फीचर्स था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे, दीवान उनके अधीन थे, क्योंकि दीवान का पोस्ट ही हटा दिया गया था जब सिराजुद्दौला ने पूरी तरह से रिबिल किया इन लोगों के खिलाफ। तो जो गवर्नर थे बंगाल को, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब कि जो उस समय पे 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर, तीनों के पास इक्वल पावर्स थे। लेकिन ये एक्ट के बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल का दर्जा दे दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको इनके सबॉर्डिनेट बना दिया गया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर के लिए प्रमोशन था और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के लिए डिमोशन था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए कुछ रेगुलेशंस भी लाया था, जैसे कि सर्वेंट जो कंपनी के थे उनको प्राइवेट ट्रेड से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था, क्योंकि ये पाया गया कि जब यहाँ के बहुत सारे कमांडर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो जब फिर से इंग्लैंड वापस लौट के गए तो उनके पास काफ़ी धन संपदा थी और उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास इतने लूटे हुए धन थे जो कि इंडिया के पास से गए थे, क्योंकि इंडिया उस समय वर्ल्ड का 25% अकाउंट करता था जीडीपी का, जो कि 1947 में 0.3% समथिंग रह गया था। तो सोचिए कि यहाँ से कितना धन लूटा गया था। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए सर्वेंट जो थे कंपनी के और जो ऑफिसर्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड से पूरी तरह से अलग कर दिया गया और सख्त कानून बनाए गए ताकि वो लोग करप्शन ना कर सकें। और इस कंपनी में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो मेन गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे आज भी कोई कंपनी की जो जैसे रिलायंस कंपनी है तो उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में मेन शेयर होल्डर्स आएंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं उन कंपनी के। और मुकेश अंबानी जी के पास जैसे सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, इसलिए वो मालिक कहते हैं, जबकि वो अकेले नहीं हैं। जितने भी शेयर होल्डर, अगर आपने भी एक शेयर लेकर रखा है रिलायंस का तो आप भी उसके मालिक हैं। तो ये इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने आ रहे थे वो सारा इंडियन अफेयर्स जो देखते थे, जैसे रिवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, जो बंगाल पे रूल करना है, मद्रास पे रूल करना है और बॉम्बे पे रूल करना है, तो उसके लिए जो मिलिट्री की आवश्यकता होगी, जो रिवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होगा, जो नॉर्मल लॉज वहाँ पे परफॉर्म होंगे, वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट हो गया था। इस एक्ट के कुछ और भी कुछ बड़े प्रावधान हैं, जैसे कि सुप्रीम जुडिशियरी। इस
एक्ट के अंडर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में करने की बात रखी गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा और 3 अदर जजेस रहेंगे, और ये सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू था, इसलिए मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा तो यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं तो लिख देता। ये सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट को रूल करने के लिए लाया गया था, सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट के सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन को करने के लिए लाया गया था, इसलिए ये उतना भी इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं था भले, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जुडिशरी की फाउंडेशन यहाँ पे रखी गई थी। और ये रेगुलेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस समय थोड़ी डेट में चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1 मिलियन पाउंड का डेट मांगा था उस समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इसको रेगुलेट ही कर लेते हैं, क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनी तो रही नहीं, अब तो ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करने लगी है, तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। चलिए अब अगला एक्ट देखते हैं, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 मोस्टली कहा जाता है। ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट ही था, इसके पहले भी 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा जाता है। वो उतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अलग स्लाइड नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और वो एक्ट कभी एग्जाम वगैरह में आपका आएगा नहीं, तो वो ज़रूरी भी नहीं है। वैसे मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में देता हूँ, उसमें बस मैटर्स जो थे वो रिवेन्यू से रिलेटेड जो थे उनको बस एग्जेम्प्ट कर दिया गया था जुरिडिक्शन से, जैसे कि अभी 9th शेड्यूल में जितने भी एक्ट जाते हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से दूर किया जाता है, बस यही था। और एपेलेट जुरिडिक्शन जो थे कोर्ट के वो कर्टेल कर दिए गए थे, जैसे कि अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया तो वो कर्टेल किए गए थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं जा सकता है, जो भी फैसला दे दिया गया वो ख़त्म वहीं पे, वो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए उसके बाद एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि पिट्स उस समय विलियम पिट्स उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश कॉलोनी के और इंग्लैंड के, और चूँकि ये ब्रिटिश कंपनी थी तो उनको ये एक तरह से ऑनर देने के लिए यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रख रख दिया गया था। इसके मेन फंक्शन ये थे कि इस एक्ट ने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन पूरी तरह से अलग कर दिए। पॉलिटिकल फंक्शंस मीन्स सिविल रूल करना या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, मिलिट्री के बारे में बात करना, और कमर्शियल फंक्शंस मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करना, और फिर उस एरिया में जितनी ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही है उसको रेगुलेट करना, ये पूरी तरह से अलग कर दिया था इस एक्ट ने। इस एक्ट के द्वारा एक और चीज़ हुई थी, क्योंकि इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के टेरिटरीज़ को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा था। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया मतलब कॉलोनी की स्थापना इसी से हो गई थी। उन्होंने ये मान लिया था कि हाँ, अभी इंडिया कॉलोनी बन गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये डबल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। डबल गवर्नमेंट मीन्स इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग किए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स का देखते, जैसे कि सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सब देखते, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर जैसे कि ट्रेड एक्टिविटी हो गया, रेवेन्यू कलेक्ट करना हो गया, ये किया गया था। ये डबल गवर्नमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत ही मिस गवर्नेंस उस समय हो रही थी, क्योंकि एक ही बंदा जो गवर्नर जनरल था वही सारे फैसले लेता था, मिलिट्री से भी रिलेटेड वही लेता था, फिर सिविल से भी रिलेटेड वही लेता था, कमर्शियल भी वही रिलेटेड लेता था, जुडिशियरी जो था उसके लिए भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन वही करता था। तो एक ही बंदे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार आ गया था, इसलिए डबल गवर्नमेंट करना था। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की स्थापना हो गई थी। ये आप एक नोट्स में लिख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले 1784 के एक्ट में किया गया था। 1784 का एक्ट आया, उसके बाद एक चार्टर एक्ट 1786 में भी आया, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बस 20 उसमें जो कंपनी के मैटर्स थे, ये बस जैसे कि कॉर्नवालिस कुछ डिमांड कर रहे थे, तो उन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बस एक एक्ट निकाल दिया गया, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी दृष्टि से। और उसके बाद एक चार्टर एक्ट आया 1793 में। ये चार्टर एक्ट बस इसलिए आया कि कंपनी के जो मोनोपोली है इंडियन मार्केट के ऊपर, इसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया, बस और कुछ नहीं। तो इसके बाद मेन एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 सबसे पहले तो इसने कंपनी के मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ाया, रिन्यू किया मतलब, और इसमें एजुकेशन से रिलेटेड और लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रावधान थे। चलिए आइए एक-एक करके देखते हैं। ये इस एक्ट ने एबॉलिश किया ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। मतलब पहले जो मोनोपोली होती थी कि सिर्फ़ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है इंडिया में, वो अब नहीं रहा, क्योंकि अब और भी कंपनियों को इजाज़त दिया गया था। लेकिन इसमें 2 चीज़ मोनोपोली के लिए रखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी 2 चीज़ों के मैटर के ऊपर पूरी मोनोपोलिस्टिक तरीके से काम कर सकती है, जैसे कि ट्रेड इन टी, इंडिया से जितना भी टी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो ये खुद से कंट्रोल कर सकती थी, और ट्रेड विथ चाइना। चाइना के साथ अभी भी इनकी पूरी तरह से मोनोपोलिस्टिक मार्केट बनाई गई थी, क्योंकि चाइना को भी इनको कॉलोनी बनाना था फ्यूचर में, इनको तो पूरे वर्ल्ड को ही कॉलोनी बनाना था, और इन्होंने किया भी वैसा, डिवाइड एंड रूल।
इसमें एक और प्रावधान था कि जो ब्रिटिश क्राउन का सॉवरेनिटी था इंडियन टेरिटरीज़ पे, वो लगा दिया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन ही सबसे ऊपर है। ऐसे पूरी तरह से हैंडओवर नहीं किया गया था पावर, जैसे कि क्राउन रूल में होगा 1858 में, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये बस सॉवरेनिटी किया गया कि यहाँ पे इंडिया में अगर रेगुलेट कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो यहाँ पे सोवरेन हुई। इसके ऊपर हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर हो गया ब्रिटिश क्राउन, तो उसकी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर रहेगी। इसमें क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया इंडिया में फॉर इनलाइटिंग द पीपल। इनलाइटिंग द पीपल सिंपली मीन्स दैट दे कैन एजुकेट हियर, और इसके लिए 1 लाख का सम भी ग्रांट किया गया। 1 लाख उस समय के हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट था। अभी के इन्फ्लेशन वगैरह को अगर किया जाए तो 1 to 10 करोड़ के आसपास आएगा। तो क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ पे अलाउ किया गया ताकि वो अपना धर्म प्रीच कर सकें एक तरह से, और वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड किया गया ताकि उनका एक तरह से सॉफ्ट पावर होता है वो बढ़े, उनकी एक्टिविटी बढ़े, यहाँ पे हिंदी का ही सिर्फ मोनोपोली नहीं रहे। इसमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश हु डोंट पे देम। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था फार्मर्स का, और जितने भी छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स थे या फिर मार्जिनल लैंड होल्डर्स थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह से स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स इम्पोज करने के लिए बोल दिया गया। अगर लोकल गवर्नमेंट्स टैक्स इम्पोज नहीं करेगी तो वो लोग ऊपर से कार्रवाई करेंगे थ्रू मिलिट्री, और उसमें फिर काफ़ी बड़ा जेनोसाइड भी होने का खतरा है, जो कि उन्होंने बाद में किया भी बंगाल फाइमिन की तरह से। आप लोग एक एक चीज़ आपका काम रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोग बंगाल फाइमिन के बारे में जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि जो विंस्टन चर्चिल, जिसको बहुत ही वेस्ट के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, उसने क्या-क्या किया था उसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। ये एक्ट का सबसे पहला जो मतलब एक तरह से फीचर इसको तो नहीं कहेंगे, इसमें ये बताया गया है कि जो प्रीवियस एक्ट जितने भी आए थे उनको रेगुलेशन कहा जाएगा, कि वो कंपनी के मैटर को रेगुलेट करने के लिए आए थे, और ये एक्ट के अंडर जितना भी चीज़ आया उसको एक्ट कहा जाएगा। एक्ट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर रही है। ये फाइनल स्टेप था ब्रिटिश का सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जैसे कि आपको बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था 1784 वाले एक्ट में, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन के लिए हुआ था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया। मतलब कि अब वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, अब वो अलग नहीं है मद्रास के गवर्नर से और बॉम्बे गवर्नर से, अब वो इन तीनों का मालिक है, तीनों प्रोविंसेस का, बंगाल का भी, मद्रास का भी और बॉम्बे का भी, ये तीनों का मालिक अब वो बन गया। तो ऐसे गवर्नर जनरल बनने वाले पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक में ही सारी पावर्स दे दी गई, ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की को दे दी गई इंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि कोई भी एक्ट पास होता है तो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा, तब जाके वो कोई एक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। इट मीन्स दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय गवर्नर जनरल बने थे, वो कोई भी बिल लाते, खुद ही साइन करते, वो पास हो जाता, वो एक्ट बन जाता, वो कानून बन जाता। ये ये एक्ट जैसे जैसे ही उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, बॉम्बे और मद्रास का तो डिमोशन हो गया, क्योंकि उस समय भी डिमोशन हुआ था जब गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके नीचे आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ कमर्शियल बॉडी ये सारा एक्टिविटी खत्म हो गया और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, सेंट हेलेना एक्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लेना अच्छी बात है। चलिए अब आगे का एक्ट देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, ये लास्ट ऑफ चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा 1858 से। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। इस एक्ट में सबसे पहले हुआ था कि ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल का अलग अलग कर दी थी। लेजिस्लेटिव मीन्स बिल पास करना, एक्ट बनाना, और एग्जीक्यूटिव मीन्स जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया है या फिर जो लॉ बना है उसको कानून के तरीके से कैसे अप्लाई करना लोकल पीपल्स के ऊपर, और कैसे उसके खिलाफ मतलब अगर कोई जाता है तो उसको पनिश करना, डिटेन करना, ये हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो ये पूरी तरह से अलग अलग किया गया, और इस चीज़ के लिए 6 नए मेंबर प्रोवाइड किए गए काउंसिल में, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया था। वो लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करते और वो फाइनल बताते, जिस पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बेंटिक थे उनका फाइनल साइन जाता, उसके बाद वो लॉ बनता। लोकल रिप्रेजेंटेशन इसमें पहली बार स्टार्ट हुआ, क्योंकि 6 में से जो 4 मेंबर थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आए थे, एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से।
ये एक तरह से देखा गया कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि 1833 वाले एक्ट में हुई थी, यहाँ पे भी थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन हुई और पार्टिसिपेशन बढ़ा, तो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि एक ही बंदे में अगर सारी पावर्स चली जाएगी तो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, उसके बाद वो कुछ भी करेगा, जैसे किम जोंग उन कर रहा है आजकल, वो जो चाहेगा वो करेगा। इसमें सबसे पहले एक ओपन कंपटीशन हुई फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज वाज मेड ओपन टू इंडियंस टू। इट मीन्स दैट अब इंडियंस भी दे सकते थे सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम, जिसके लिए अगर शायद आप पढ़ भी रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो सिविल सर्विसेज उस समय तक इंडियंस के लिए अलाउड नहीं था, वो सिर्फ ब्रिटिशर के लिए अलाउड था, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी लंदन में होता था और जो उसके सिलेबस थे वो सिर्फ अंग्रेज़ों को ही सूट करते थे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज अलग अलग थे और इंडियंस के लिए थोड़ा सा आसान नहीं था कि वो पूरी तरह से अडॉप्ट करें इंग्लिश इन्वायरमेंट में, उसके बाद उनके ही सिलेबस को पढ़ें, और एज भी इंडियन के लिए कम था, तो सारे मतलब हार्श डिसीजन इंडियन के खिलाफ ही बनाए जाते थे। तो इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट देखने को मिला कि सिविल सर्विसेज अब इंडियंस के लिए भी ओपन हो गया था। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द ही लेके आएंगे और उसमें बात की जाएगी क्राउन रूल के बारे में, क्योंकि अब सारी पावर्स क्राउन के हाथों में चली जाएगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ एक्ट्स पास करेगा जो कि क्राउन साइन करेगा और वो सोवरिन होगा सारे रूल के लिए। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस, थैंक यू।